नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैजिद कपासिया। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने एक हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन क्लास कर ली है और एक ज्योग्राफी की भी जो है हमने इंट्रोडक्शन क्लास कर ली है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की एक इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, राजव्यवस्था, संविधान, इनमें क्या क्या अंतर है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है उसको इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो राज्य, सरकार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक विचारधाराएं एवं राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन। यानी इसके अंदर हम स्टेट, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल थ्योरीज, इनके बारे में जो है हम स्टडी करते हैं। और जो राजनीति विज्ञान है इसका जो जनक है, फादर है या पिता है, वो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। अब जो राजनीति विज्ञान है इसके अंदर ही हम जो है एक आता है आपका सिविक्स, जिसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। एक तरह से इसकी छोटी सी शाखा हो गई। जब आप क्लास 6 से लेकर के 10 तक पढ़ते हो तो वहां पर आपको सिविक्स पढ़ाई जाती है स्कूलों में। उसका उद्देश्य होता है नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और समाज में उनकी भूमिका, उसका जो अध्ययन करते हो उसे कहते हैं नागरिक शास्त्र। आप कह सकते हो कि सिटीजन्स एंड देयर राइट्स, ड्यूटीज और कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, इन सभी का जो अध्ययन है वो नागरिक शास्त्र के अंदर हम पढ़ते हैं। राजव्यवस्था जो होती है ये क्या होती है, तो इसको बोलते हैं पॉलिटी। क्या बोलते हैं? पॉलिटी। ये भी जो है किसके अंदर आती है? राजनीति विज्ञान के अंदर आती है। इसमें क्या करते हैं हम, जो शासन व्यवस्था है उसकी संरचना और उसकी कार्य प्रणाली का जो है अध्ययन, जैसे कि संविधान, कानून एवं सरकार। आप ये भी कह सकते हो कि जो संसद में जो कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है, उनकी संरचना कैसे होती है और वो कैसे काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसको सरल शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार बनती कैसे है, सरकार के बनने का प्रोसेस क्या है, उसके काम करने का प्रोसेस क्या है, और उसकी जो है आप कह सकते हो स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसकी जो है वर्क क्या क्या होता है। ये सभी हम किसके अंदर समझते हैं? राजव्यवस्था पॉलिटी के अंदर। तो आपने देखा होगा यूपीएससी में जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, हमारा राजव्यवस्था ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? राजव्यवस्था पढ़ते हैं। अब जानते हैं कि संविधान क्या होता है। तो संविधान को आप सब लोग जानते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन वह लिखित दस्तावेज है जो किसी देश के सर्वोच्च कानून होता है। यानी अगर किसी भी देश की हम बात करें तो उसमें सुप्रीम डॉक्यूमेंट जो माना जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, जिसके अनुसार किसी देश की सरकार को चलाया जाता है, व्यवस्था को बनाया जाता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो किसी देश को चलाने वाले मूल नियमों और सिद्धांतों के लिखित संग्रह को संविधान कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी देश को चलाने के लिए, चलाने का मतलब है रूल करने के लिए, शासन करने के लिए, वहां पर कानून और नियम या सिद्धांत जो है वो लिखित रूप में उसमें रहते हैं। ठीक है। अब एक वर्ड है संविधानवाद। संविधान आपको समझ में आ गया। तो संविधान हम पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर। अभी तक आप समझ रहे थे कि सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के अंदर दो चीजें आपने देखी कि सिविक्स और पॉलिटी, ये दोनों तो आती हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। लेकिन संविधान किसके अंदर आता है? तो संविधान आता है आपको किसके अंदर? पॉलिटी के अंदर। संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? तो जब किसी देश का शासन संविधान के नियमों और कानूनों के अनुसार चलता है उसे संविधानवाद कहते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी भी देश में जो रूल है, शासन व्यवस्था चल रही है, अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है तो उसी को ही संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। संविधान के नियमों एवं कानून के अनुसार शासन व्यवस्था चलाने की व्यवस्था या विचारधारा संविधानवाद कहलाती है। और संविधानवाद जो होता है इसमें लोगों को उनके अधिकार दिए जाते हैं और सरकार की जो पावर है उसको लिमिटेड किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधानवाद का इनमें से कौन सा एक जो है विशेषता है। तो संविधानवाद जो है ये सरकार की शक्तियों को लिमिटेड करता है। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर संविधान के अनुसार चल रही है तो वो अपनी शक्तियों का मिसयूज करे या फिर ऐसा हो कि वो कुछ भी कर सकती है। तो संविधानवाद के अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि जो सरकार होती है उसकी शक्तियों को लिमिटेड किया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आगे है आपका एक क्वेश्चन भी है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि संविधान क्यों जरूरी है या संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा जो एक स्टेटमेंट है वो इस बात की सही जो है एक्सप्लेनेशन करता है, व्याख्या करता है। तो देखो, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसी भी देश को अगर हम सुचारू रूप से चलाते हैं, व्यवस्थित रूप से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है आपका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। भाई अगर संविधान नहीं होगा
तो फिर हम लोगों के जो अधिकार हैं, राइट्स है, उन्हें कैसे दे पाएंगे उन्हें। तीसरा है आपका सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए। अगर संविधान होगा तो गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड किया जा सकता है, उसमें पहले ही जो डिफाइन किया जाएगा कि सरकार की कितनी पावर्स हैं। अगर कहीं भी हमें लग रहा है कि पावर का मिसयूज हो रहा है तो हम किसी ना किसी प्रकार से जो है उनके खिलाफ जा सकते हैं या उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। फिर है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करने के लिए। भाई संविधान ही तो बताता है कि राज्य सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, किस व्यक्ति की पावर कौन कौन सी पावर है। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए। अब सत्ता का मतलब जो शासन में बैठे हुए लोग होते हैं वो कई बार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। समाज में समन्वय बनाने के लिए। समाज में समन्वय का मतलब है कि संतुलन बनाए रखने के लिए भी जो है क्या जरूरी है, संविधान जरूरी। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए। अब अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि किसी भी देश में किसी समुदाय के, कम्युनिटी के लोग जिनकी संख्या कम रहती है। जैसे हम बात करें कि भारत में जैन, बौद्ध, पारसी, ऐसे बहुत सारे जो है अलग अलग धर्मों के लोग हैं जिनकी संख्या कम है, तो उनको क्या कहा जाता है, माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक कहा जाता है। शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए। भाई देश में जो व्यवस्था है वो बनाए रखने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका संविधान के प्रकार। भाई संविधान कितने प्रकार का होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया। छोटे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका अलिखित संविधान। अलिखित संविधान को बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अलिखित या अनरिटन लिखते ही कुछ बच्चे समझेंगे कि ऐसा संविधान जो लिखा हुआ ना हो, जबकि ये बात गलत है। केवल शब्दों से ही अगर आप अंदाजा लगा रहे हो तो कई बार आप धोखा खा सकते हो। देखो, ऐसा संविधान जो पुराने रीति रिवाजों एवं परंपराओं पर आधारित हो, जिसे लागू करने की कोई निश्चित तिथि पता ना हो कि ये कब लागू हुआ था, किस तिथि को लागू हुआ था, और जो लिखा हुआ तो हो लेकिन व्यवस्थित ना हो। व्यवस्थित का मतलब कि ये आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में ना हो या क्रम में ना लिखा हो। जैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे कि उसमें पार्ट, आर्टिकल वगैरह लिखे हुए हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो उसे हम बोलते हैं अलिखित संविधान। यानी अभी वो जो है आधुनिक विचारधारा, परंपराओं, रीति रिवाजों पर नहीं बना हुआ है, पुराने रीति रिवाज परंपराओं पर बना हुआ है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, तो ब्रिटेन का संविधान वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सबसे पुराना भी है और कैसा है, अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अलिखित का मतलब ये नहीं है कि वो लिखा हुआ नहीं है, वो लिखा हुआ तो है लेकिन पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं पर लिखा हुआ है, और उसकी कोई ये एक निश्चित तिथि नहीं है जब वो लागू हुआ था, उसका ये भी नहीं पता चलता है कि वो कितना पुराना है और उसे, लेकिन बस इतना पता है कि सबसे पहले से वो चला आ रहा है। अब बात करते हैं लिखित कॉन्स्टिट्यूशन की। तो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान की, जिसे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो ऐसा संविधान जो सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो और एक सुनिश्चित दस्तावेज हो। सुनिश्चित दस्तावेज का मतलब है कि जिसकी तिथि जो है वो आपको पता हो, एक निश्चित तिथि को वो लागू हुआ हो, जिसका जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया हो और जिसमें जनता के प्रतिनिधियों ने जो है पार्टिसिपेट किया हो। जो संविधान सभा बनाई गई है उसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल हुए हों। जैसे अमेरिका का संविधान है, फ्रांस का संविधान है, भारत का संविधान है। एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान लिखने की परंपरा की जो शुरुआत है वो कहां से हुई है, तो अमेरिका और फ्रांस, ये दो देश ऐसे हैं जहां पर सबसे पहले संविधान लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें आपको ये फ्रांस के बारे में पढ़ने को मिलता है, अमेरिका के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो वहीं से जो है पूरी दुनिया में जो है ये माना जाता है कि संविधान लिखने की जो परंपरा है वो फ्रांस और अमेरिका से उसकी शुरुआत हुई है। अब कठोर संविधान, कठोर का मतलब होता है रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये कठोर संविधान क्या है कि ऐसा संविधान जिसमें संविधान संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट, संविधान संशोधन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कैसी हो, कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल हो। यानी किसी भी देश का संविधान, ऐसा संविधान जिसमें संविधान संशोधन करना आसान ना हो या आसानी से संविधान संशोधन ना होता हो, उसे कठोर संविधान या रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कठोर अर्थात रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है क्योंकि उसमें संविधान संशोधन करना आसान नहीं है। लचीला या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ऐसा संविधान जिसमें संविधान संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो, लचीली हो या फ्लेक्सिबल हो, अर्थात संविधान संशोधन आसानी से हो जाए। जैसे भारत और श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पर संविधान संशोधन करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो कैसी है, लचीली है।
अब बात करें कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है। कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान कठोर कम और लचीला अधिक है। भारत का संविधान कठोर कम है और लचीला अधिक है, ठीक है। तो ऐसा भी आ सकता है, लेस रिगिड मोर फ्लेक्सिबल। अब ये कुछ और फैक्ट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं, जो आपके एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान ये ब्रिटेन का है, विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान ये भी ब्रिटेन का है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। सबसे पहले संविधान बनाने की शुरुआत कहां हुई थी, तो मैं बता चुका हूं आपको, यूरोप में हुई थी, ठीक है। संविधान की बनाने की जो सबसे पहले शुरुआत हुई है यूरोप में, और यूरोप में भी कहां बताया था मैंने आपको, फ्रांस में। उसके बाद फिर आपका अमेरिका आता है, और अमेरिका में कहां पर, संयुक्त अमेरिका में। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान तो वो यूएसए का है। अब हम भारत के संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जो कि सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। कई बार बहुत सारे बच्चे जो है, जैसे कि इंटरनेट की दुनिया में आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, जो पढ़ते नहीं है या जिनको नॉलेज नहीं है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया है। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान को अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक महत्वपूर्ण रोल था संविधान बनाने में। तो भारतीय संविधान को बनाने वाले जो लोग थे वो किसके द्वारा चुन के आए थे, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया है। ये बात ध्यान रखो। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान किसने बनाया है, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया है। स्टार्टिंग में उस संविधान सभा में 389 मेंबर थे। विभाजन से पहले जब भारत का विभाजन हो गया तो उसमें 299 मेंबर बचे। बाकी जो मेंबर थे वो पाकिस्तान चले गए थे। कहां चले गए थे, पाकिस्तान। तो भारतीय संविधान को बनाने का जो काम था वो किसने किया है, तो वो संविधान सभा ने किया है, जिसमें स्टार्टिंग में 289 सदस्य थे और बाद में 299। तो इन 299 लोगों ने मिलकर के भारत के संविधान को बनाया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो पढ़ते नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है प्रॉपर। वो क्या कहते हैं कि भाई भारतीय संविधान को तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है, क्योंकि एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके वो चेयरमैन थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ है, तो 24 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान को अपनाया कब गया है, एडॉप्ट कब किया गया है या पास कब किया गया है, तो वो 26 नवंबर 1949 को इसको पास किया गया था। भारतीय संविधान लागू कब किया हुआ है, तो भारतीय संविधान जो है ये लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है आपका कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था, जब बनके तो ये पहले तैयार हो गया था। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जब बनके पहले ही तैयार हो गया था तो इसे बाद में लागू क्यों किया गया है, तो इसका एक कारण है 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था, 26 जनवरी 1930 को। और तभी यह घोषणा कर दी गई थी कि जब भी हमारा संविधान बन जाएगा तो उसे हम 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी को जो है लागू हो गया। तो जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, इसलिए आपने देखा होगा जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे जो मनाया जाता है वो आपका 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। क्योंकि जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 15 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, जबकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ है, इसलिए जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बनाने में कितना समय लगा है, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं। भारतीय संविधान को बनाने में 6.4 करोड़ रुपए लगे थे। 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था, 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया था और एक प्रारूप तैयार किया गया था। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसका प्रारूप जो तैयार किया है वो BN राव ने बनाया था, जो ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है। और उस पर 114 दिन तक बहस चली थी। संविधान का जो पिता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। और क्योंकि जो फॉर्मेट कैसा रहने वाला है ये सब कुछ जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने तय किया था, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है।
संविधान जब बनकर तैयार हो गया था तो उस पर पहला हस्ताक्षर किसने किया था? तो पहला हस्ताक्षर उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, क्योंकि जो संविधान सभा थी आपकी, उसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। तो पहला जो हस्ताक्षर किया है जब बनकर कंप्लीट हो गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कुल जो लोगों ने संविधान जब बनकर तैयार हुआ, जब लागू हुआ, तो उस दिन जो है 284 मेंबर जो थे संविधान सभा के वो उपलब्ध थे और उन्होंने उसके ऊपर साइन किए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा ने जब संविधान को अपनाया था तो उस दिन कितने मेंबर जो है वो उपस्थित थे या कितने लोगों ने संविधान के ऊपर सिग्नेचर किए थे, तो 284। मूल संविधान के जो लेखक हैं, भाई देखो, जो हाथ से संविधान लिखा गया था, आपने देखा है कि एक हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया और उसको हाथ से लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद जो मूल जो कॉपी लिखी गई है, ओरिजिनल जो कॉपी है संविधान की, वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। बाद में संविधान का सुलेखन किया गया। सुलेखन का मतलब ऐसे लोग हुआ करते थे जिन्हें हम कैलीग्राफर कहते थे। कैलीग्राफर ऐसे लोग होते थे, उस समय जो है प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं, तो उस समय हाथ से बहुत ही सुंदर सुंदर और सजावट लिखने का काम जो है वो क्या था, वो प्रोफेशनल लोग करते थे। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को अंग्रेजी में लिखा है, और हिंदी में जो लिखने वाले हैं उनका नाम था वसंत कृष्ण बैद। तो ये दो सुलेखक हैं जिन्होंने बाद में भारतीय जो संविधान है उसको अंग्रेजी और हिंदी में लिखा है। संविधान के पृष्ठों की सजावट जो है ये राम मनोहर सिन्हा एवं वृंदालाल बोस ने करी है, ठीक है। संविधान में कुल पेज कितने हैं? तो 251 हैं। हिंदी में शब्द कितने हैं? तो वो 1,17,369 हैं। और अंग्रेजी में कितने शब्द हैं? तो 1,46,385 शब्द हैं। संविधान को लिखने में 6 माह का समय लगा था और 254 पेन की निब लगी थी। उस समय क्या चलते थे? आपके पेन चलते थे और उनमें जो है नोक लगती थी, आपने देखा होगा, नोक को निब कहते हैं, तो वो 254 लगी थी। तो ये कुछ भारतीय संविधान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। और इसके अलावा भारतीय संविधान जो है इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के माता पिता या अभिभावक, माता पिता का मतलब पेरेंट्स और अभिभावक का मतलब होता है गार्जियंस, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। यानी भारतीय संविधान की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है, ठीक है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान की रक्षा करने एवं व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया 24 नवंबर को, लेकिन उसे अडॉप्ट या पास कब किया गया है? 26 नवंबर को पास किया गया है, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? तो मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहले स्वराज दिवस मनाया था या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। अगर आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है या भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन सी है, तो भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें विभिन्न देशों के स्रोतों से निर्मित है, यानी हमने बहुत सारे देशों से चीजें अडॉप्ट करी हुई हैं। कठोर और लचीले का समन्वय देखने को मिलता है, बैलेंस मिलता है। अब आपको बताया था कि कठोर कम है और लचीला अधिक है, यानी हमारे संविधान में दोनों तरह की विशेषताएं हैं। संसदीय प्रणाली चलती है हमारे यहाँ पर। मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य दिए हुए भारतीय संविधान में। राज्य के नीति तत्व हैं, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, धर्मनिरपेक्ष या पथनिरपेक्ष राज्य का कॉन्सेप्ट है जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं, सेकुलर, जो कि सेकुलर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, सोवरिजन कंट्री है। तो ये भारतीय संविधान की क्या हो गई? ये सब के सब विशेषता हो गई। क्या हो गई? विशेषता हो गई सबकी सब। राजनीति यानी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये हम देखते हैं। तो राजनीति समाज के विभिन्न वर्गों के हितों और आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने, निर्णय लेने और शासन चलाने की सतत प्रक्रिया। अब राजनीति कुछ लोग तो अपने फायदे के लिए करते हैं, अपने आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं और लोगों का शोषण भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच में लोगों के भले के लिए भी जो है सरकार में होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत सरकार, राज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों इत्यादि की व्यवस्थित अध्ययन कराती है। ये बताती है कि सरकार कैसे चलती है और कैसे बनाई जाएगी, किस तरह की न्याय व्यवस्था होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है। तो ये सब जो है ये राजनीतिक सिद्धांतों में पढ़ने को मिलता है। शासन और प्रशासन में देखते हैं कि क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। शासन और प्रशासन में क्या अंतर है? तो शासन, जिसे हम गवर्नमेंट या गवर्नेंस कहते हैं, इसका काम होता है नीति, कानून और नियमों का निर्माण करना। नीति, कानून, सिद्धांत व नियमों का निर्माण करना, जिसमें विधायक, सांसद, मंत्री इत्यादि आते हैं।
और शासन की एक विशेषता है कि यहाँ पर जितने भी सदस्य होते हैं वो सब निर्वाचित होते हैं और उनका कार्यकाल जो होता है वो निश्चित होता है, 5 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल, जितने भी होता है। प्रशासन को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो भी शासन के द्वारा कानून, नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं उनको लागू करवाने का इसका काम होता है। जैसे पुलिस हो गई, आईपीएस, आईएएस, ठीक है, या स्कूल प्रशासन हो गया, कॉलेज प्रशासन हो गया, ये सब उन कानूनों को, उन नियमों को, उन सिद्धांतों को लागू करवाते हैं। इनकी नियुक्ति की जाती है, इनका कार्यकाल जो होता है वो स्थायी होता है। शासन के प्रकार, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, राजशाही या राजतंत्र, मोनार्की सबसे प्राचीन प्रणाली है ये। इसमें राजा या रानी का शासन होता है। मोनार्की दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की जिसे हम निरंकुश राजतंत्र कहते हैं, जिसमें राजा या रानी के पास सारी शक्तियां होती हैं, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। सरकार और देश का मुखिया दोनों का जो होता है वो राजा या रानी होती है। कानून निर्माता एवं न्यायाधीश भी वही होता है। राजा या रानी को कोई चुनौती नहीं दे सकता। राजा रानी का आदेश ही अंतिम कानून माना जाता है। जैसे सऊदी अरब हो गया, ओमान, ब्रुनेई, वेटिकन सिटी, यहां पर जो है एब्सोल्यूट मोनार्की चलती है आज भी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरी तरह की जो मोनार्की है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर आज संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ पर राजा या रानी जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। देश का जो शासन है वो संविधान के अनुसार चलाया जाता है। सरकार का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। देश का जो मुखिया है वो राजा रानी को माना जाता है, लेकिन सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर संसद भी होती है और संसद के द्वारा ही कानून वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे यूके है, जापान है, थाईलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब बात करते हैं तानाशाही या डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी की, जिसे हम अधिनायकवाद भी कहते हैं, ऑटोरिज्म भी कहते हैं, ऑथोरिज्म। इसमें सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में होती हैं। ना कोई संसद होती है, ना कोई संविधान होता है, ना लोगों के पास में किसी प्रकार का कोई अधिकार होता है। जैसे उत्तरी कोरिया का नाम सुना है आपने, किम जोंग, वहां पर ना कोई संविधान, ना कोई संसद, सारी व्यक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में, जैसा उसने कह दिया वैसा ही होता है। अगर हम पहले का उदाहरण देखें, वर्तमान का नहीं है, जर्मनी में आपने एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, तो पहले जब हम जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें जो है डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी के बारे में पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका कुलीन तंत्र, जिसे हम ओलिगार्की कहते हैं। तो ओलिगार्की जो होती है वो क्या होती है, इसमें सत्ता समाज के एक छोटे और विशिष्ट वर्ग के हाथों में होता है। आपने देखा है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अमीर होते हैं या फिर जिनका दबदबा होता है, तो उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र या ओलिगार्की। तो ओलिगार्की जो होती है इसमें क्या होता है कि एक विशिष्ट वर्ग होता है, चाहे तो वो अमीर हो, शक्तिशाली हो, या फिर सैन्य रूप से मजबूत हो, कोई परिवार हो सकता है, और वही जो है सत्ता में हमेशा बना रहता है अपनी पावर के दम पर, पैसे के दम पर या शक्ति के दम पर, ठीक है। दूसरा होता है आपका सैन्य शासन, जिसे मिलिट्री रूल कहते हैं। जब देश की सरकार को वहां की सेना हटाकर सत्ता पर कब्जा कर ले तो उसे बोलते हैं मिलिट्री रूल। जैसे म्यांमार है, वहां पर क्या चलता है आपका, मिलिट्री रूल चलता है। कभी कभी आपने देखा पाकिस्तान में भी ऐसा होता रहता है, मिलिट्री रूल चलता रहता है। साम्यवादी शासन, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिस्ट रूल, एक दलीय व्यवस्था होती है। यहाँ पर एक ही दल होता है, बाकी किसी को भी दूसरी पार्टी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। जितने भी वहां के सरकार चलाने वाले या देश के जो प्रमुख हैं उसी एक ही पार्टी से जो है निर्वाचित होते हैं। यहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली है, जैसे चीन है, क्यूबा है, वियतनाम है, लाओस है, मंगोलिया है, यहाँ पर ये साम्यवादी शासन व्यवस्था है या कम्युनिस्ट रूल सिस्टम है। लोकतंत्र, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, और आप जानते हो कि लोकतंत्र बहुत ज्यादा फेमस है, इसे प्रजातंत्र भी कहते हैं। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, जिन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र की एक डेफिनेशन दी थी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन ही क्या कहलाता है, प्रजातंत्र कहलाता है या लोकतंत्र कहलाता है। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो लोग होते हैं वो अपना नेता चुन सकते हैं, उन्हें अपना लीडर चुनने की आजादी होती है, और सरकार जो होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। समान कानून व्यवस्था, अभिव्यक्ति की आजादी होती है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, जनता सरकार के निर्णयों में सीधा भाग लेती है, ठीक है। और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिनमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार के निर्णयों में शामिल होते हैं। जैसे कि भारत में आपने देखा होगा, भारत में जो है अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि भारत में जो सीधे लोग भाग नहीं लेते सरकार के कामों में, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र के कोई उदाहरण बताइए तो कौन कौन से देश है जहां पर लोकतंत्र है, तो जैसे ब्रिटेन, डेनमार्क, स्पेन, पुर्तगाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब में क्या है, लोकतंत्र है। इंडिया में भी क्या है, लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है। विश्व का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश नेहरू है। लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं, तो स्विट्जरलैंड को कहते हैं। लोकतंत्र की जननी संसद, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसे
लोकतंत्र की जननी माना जाता है, क्योंकि वहीं से जो है लोकतंत्र की शुरुआत हुई है। एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक का मतलब होता है यूनिटरी। क्या होता है? एकात्मक का मतलब होता है यूनिटरी, यूनिटरी गवर्नमेंट। और संघात्मक का मतलब होता है फेडरल गवर्नमेंट। क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट। अब ये जो अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। कई बार सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि भाई कौन सा जो भारत सरकार का कौन सा ऐसी विशेषता है जो उसे एकात्मक बताती है, और कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे लगता है कि इंडिया की जो सरकार है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। देखो, अगर हम एकात्मक सरकार की व्यवस्था देखें कि एकात्मक सरकार में क्या होता है, तो सत्ता का केंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, यानी शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पासों में होती हैं। यदि आप कह सकते हो कि जो टोटल पावर है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, तो उसे बोलेंगे हम सत्ता का सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। केवल एक ही स्तर की सरकार होती है, वहां पर जो है अलग अलग स्तर पर सरकार नहीं होती। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप होती है। न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र नहीं होती, वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही नियुक्त करी जाती है। शक्तियों का विभाजन स्पष्ट नहीं होता कि किसके पास कितनी पावर है। जबकि हम संघात्मक या फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, या आप कह सकते हो कि शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार में बढ़ जाती हैं, उनको शक्तियों को जो है बांट दिया जाता है। किसी एक व्यक्ति के पास में या एक बॉडी के पास में सारी शक्तियां नहीं होती। फेडरल गवर्नमेंट में दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार होती है, जैसे आपने देखा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार। दुहरी या तिहरी नागरिकता का भी प्रावधान है, जैसे आप स्विट्जरलैंड के बारे में देखोगे, अमेरिका के बारे में देखोगे, तो वहां पर क्या चलता है? दुहरी नागरिकता चलती है और तिहरी चलती है, यानी देश की अलग नागरिकता, राज्यों की अलग नागरिकता। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। शक्तियों का विभाजन स्पष्ट होता है कि किसके पास में कितनी पावर है। तो भारत का जो संविधान, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान जो है या भारत की सरकार जो है, गवर्नमेंट, वो एकात्मक लक्षण वाली है या संघात्मक है, तो भारत की जो सरकार है उसमें कुछ लक्षण ऐसे हैं जो एकात्मक हैं और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि संघात्मक हैं। जैसे अगर आप देखो भारत के सिंगल सिटीजनशिप के आधार पर देखो तो भारत में एकल नागरिकता है, इसके हिसाब से तो यूनिटरी गवर्नमेंट हुई। लेकिन बाकी आप देखोगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण में यहाँ पर पावर जो है वो अलग अलग बांटी गई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार में। न्यायपालिका जो है भारत की वो स्वतंत्र है। तो यहाँ पर कुछ भारत की जो संविधान है उसके लक्षण जो है उसे संघात्मक बनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो उसे एकात्मक या यूनिटरी बनाते हैं। अब देखते हैं कि अध्यक्षीय प्रणाली जिसे प्रेसिडेंटल सिस्टम कहते हैं और संसदीय प्रणाली जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये प्रेसिडेंटल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या अंतर होता है, तो आज आपको ये समझा देता हूं मैं। देखो, संसदीय प्रणाली जो होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये प्रणाली भारत और ब्रिटेन में जो है देखने को मिलती है, और भी कई सारे देश हैं। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली जो है, प्रेसिडेंटल सिस्टम जो है, ये आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी संसदीय प्रणाली होती है इसमें दुहरे प्रमुख होते हैं। दुहरे प्रमुख का मतलब ड्यूअल जो मेन पर्सन है, यानी कि यहां पर राष्ट्रपति, राजा, या तो राष्ट्रपति होता है या राजा होता है। जो नाम मात्र की शक्तियां होती हैं उसके पास में, जो राज्य होता है, जैसे हमारा देश है भारत, तो भारत का अगर मैं पूछूं कि भारत का प्रथम व्यक्ति किसे कहा जाएगा या भारत का मुखिया कौन है, देश का मुखिया कौन है, तो देश का मुखिया हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति है। लेकिन ब्रिटेन में कहां पर? ब्रिटेन में वहां का राजा या रानी प्रमुख होता है। जबकि जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। सरकार का अगर प्रमुख आपसे पूछा जाए तो सरकार का प्रमुख कौन होता है, चाहे ब्रिटेन में हो या इंडिया में हो, वो प्रधानमंत्री होता है। असली शक्तियां प्रधानमंत्री के पास में होती हैं, ठीक है। जबकि आप अध्यक्षीय प्रणाली देखोगे तो वहां पर एकल प्रमुख होता है, एक ही प्रमुख होता है। देश के लिए और सरकार के लिए अलग अलग प्रमुख नहीं है। तो वहां पर जो राष्ट्रपति होता है वही राज्य और सरकार का जो है मुखिया है। देश का मुखिया भी वही है और सरकार का मुखिया भी वही है। लेकिन इंडिया में देश का मुखिया राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। जवाबदेही की बात करें, अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो सरकार संसद के प्रति जो है वो उसकी जवाबदेही होती है। जो सरकार होती है वो सरकार को जो है किसके जवाब देगी, तो वो देगी आपकी संसद को। जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जो है उसकी जवाबदेही होती है। यहां पर अगर आप देखोगे अध्यक्षीय प्रणाली में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, तो यहां पर कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका से अलग होती है, स्वतंत्र होती है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है, वो उसको जवाब नहीं देती है। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में मंत्रियों का चयन देखें तो मंत्रियों का जो चयन होता है, जो उनका सिलेक्शन होता है या अपॉइंटमेंट होता है, तो वो संसद से होती है, संसद से चुने जाते हैं मंत्री। और जबकि हम बात करें कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहां पर संसद से बाहर से चुने जाते हैं, अमेरिका में जो चुने जाते हैं मंत्री वगैरह। अगर हम देखें कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो होता है अध्यक्षीय प्रणाली में वो
अस्थिर होता है। जब तक विश्वास बना रहेगा, जब तक किसी भी मंत्री का जो है लोगों को विश्वास रहेगा, संसद को विश्वास रहेगा, तब तक वो पद पर रह सकता है, वरना उसके खिलाफ जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला के उसे कभी भी हटाया जा सकता है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में देखें तो उनका कार्यकाल निश्चित होता है, केवल उन्हें महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। अध्यक्षीय संसदीय प्रणाली में या पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है संसद को भंग करने का अधिकार होता है। जो लोकसभा होता है, निम्न सदन होती है, राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली जो है, जैसे अमेरिका में है आपका प्रेसिडेंटल सिस्टम, वहां पर उसको भंग नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं विभिन्न देशों की संसदों के नाम। कई बार आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि किस देश की संसद का क्या नाम है। तो भारत की संसद का नाम संसद यानी पार्लियामेंट है, और भारत के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है निम्न सदन है, राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, ठीक है। और राज्यसभा जो है ये उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। ये लोकसभा जो है इसको हम जो है पॉपुलर सदन भी कह सकते हैं। पाकिस्तान की संसद का नाम मजलिस-ए शूरा है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत या संघीय संसद है। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट। कनाडा की संसद का नाम भी पार्लियामेंट। फ्रांस की संसद का नाम पार्लियामेंट। मलेशिया की संसद का नाम पार्लियामेंट। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। रूस की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। जापान की संसद का नाम डायट है। और जर्मनी की संसद का नाम बुंडेस्टैग है।